आइए बेटा सैंपल पेपर 2, ठीक है। फर्स्ट पेपर के डाउट्स हमारे लास्ट क्लास में हो गए थे, ठीक है। सेकंड पेपर के फर्स्ट 10 क्वेश्चन में एमसीक्यू में कोई डाउट? सेवंथ फर्स्ट पेपर डाउट, फर्स्ट क्वेश्चन डाउट। आइडेंटिटी क्या होता है प्यारे, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। किसको कहते हैं आइडेंटिटी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्टडी करते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव के लिए जरा ध्यान से देखें कि हमारे पास ए सेट में बेटा कितने एलिमेंट्स हैं? 3, ए बी और सी, राइट। अब रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि ए का पेयर ए के साथ, बी का पेयर बी के साथ, सी का पेयर सी के साथ, ये 3 पेयर जिस रिलेशन में होंगे उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। उसके अलावा क्या कोई एक्स्ट्रा पेयर हो सकता है रिफ्लेक्सिव में? यस, हो सकता है। वो 3 की प्रेजेंस जरूरी है, वो 3 की प्रेजेंस जरूरी है। उसके अलावा कुछ भी आप ऐड करते जाएंगे पेयर तो वो रिफ्लेक्सिव तो रहेगा। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? जितने भी एलिमेंट ए सेट के अंदर गिवन है, अगर ये तीनों एलिमेंट्स को मैं एक्स से डिनोट कर दूं तो एक्स कॉमा एक्स वो रिलेशन में होना जरूरी है। इसका मतलब कोई भी एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए कॉमा ए होगा, बी कॉमा बी होगा और सी कॉमा सी होगा, ये 3 पेयर हमारे पास जिसमें होंगे वो रिफ्लेक्सिव होगा। और अगर मान लो कि इन तीनों के अलावा भी कोई पेयर इसमें ऐड कर दें तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये 3 पेयर होंगे और कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा। ऐसे स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि जिसमें सिर्फ रिफ्लेक्सिव के जो पेयर बनते हैं सिर्फ वही होने चाहिए, कोई एक्स्ट्रा पेयर ना हो, कोई एक्स्ट्रा पेयर ना हो। इसका मतलब ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी जिस रिलेशन में होंगे दैट इज कॉल्ड, उसके अलावा अगर कुछ भी नहीं है तो उसे क्या कहेंगे हम? आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा हुआ? बी ऑप्शन। ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, कोई एक्स्ट्रा पेयर तो नहीं है ना। इस रिलेशन को कहा जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में फंक्शन दिए y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है बेटा, y आपको दिया गया है साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स, एक तो ये बेटा। दूसरा फंक्शन इसके कंपैरिजन में बन जाता है साइन एक्स होल रेज टू पावर एक्स। लॉग किस में ले आता है? लॉग लेने का पर्पस क्या होता है कि डिग्री की टर्म बेस में आए। यहां लॉग लेने से डिग्री की टर्म बेस में शिफ्ट होगी, यहां तो नहीं होगा ऐसे। तो यहां पे हम लॉग लेंगे और यहां पे लॉग नहीं लेंगे। तो फिर सर इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है? क्वेश्चन तो आपका ये है, क्वेश्चन तो ये नहीं है ना। तो यहां अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें चेन रूल के अकॉर्डिंग, dy बाई डी एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स की पावर एक्स, चेन रूल लगाएं तो बेटा डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा? एक्स की पावर एक्स का मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ओके, अब ये जो क्वांटिटी है ये है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसको आपने अलग से एज्यूम करते हुए सब्स्टिट्यूट करते हुए अलग से इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर इसको हम मान लेते हैं लेट दिस इज यू, लेट यू हमारे पास है बेटा एक्स रेज टू पावर एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड आपने लॉग लिया बेटा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये आ गया लॉग ऑफ यू दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स लॉग यू, ये आपके पास आ गया बेटा एक्स लॉग एक्स, दो का मल्टीप्लाई है। अब डिफरेंशिएट यहां पे जब आपने किया, डिफरेंशिएट किया तो आगे बेटा 1 अपॉन यू इनटू में डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा राइट साइड? 1 प्लस लॉग एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ रहा है? ये यू इनटू में 1 प्लस लॉग एक्स। व्हाट इज यू? क्या था हमारे पास है? तो ये आगे बेटा एक्स की पावर एक्स इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स, राइट। तो ये आपने यहां पे रिप्लेस कर देना है जो इसका रिजल्ट आ रहा है। यहां रिप्लेस किया तो कॉस ऑफ एक्स की पावर एक्स एंड दिस इज एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन है बेटा। अब कौन सा ऑप्शन है जरा चेक कीजिए।
एक्स की बार एक्स कॉस ऑफ एक्स की बार एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, राइट। तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है बी। ओके, सेवंथ के बाद 10th। आइए क्वेश्चन नंबर 10th। द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 साइन वर्ड 0.6। साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6, इसकी वैल्यू निकालनी बेटा। ठीक है, अब चेक कीजिए, दिस इज साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा चल रहा है। इसको अगर हम थीटा एज्यूम कर लें, लेट साइन इनवर्स 0.6 दैट इज इक्वल टू थीटा। तो 0.6 किसके इक्वल होगा? साइन थीटा का रिजल्ट ये आ गया बेटा। 0.6 का मतलब क्या है? 3/5, राइट। अब आपने इसको थीटा एज्यूम किया तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? अब साइन 2 थीटा की, थीटा नहीं, यूज हाफ एंगल रिजल्ट। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा साइन थीटा की वैल्यू तो मेरे पास 3/5 हम रख सकते हैं, रह गई कॉस की वैल्यू। तो कॉस थीटा को भी साइन में कन्वर्ट कर लो बेटा, ऐसे लिख दिया हमने। तो यहां रिप्लेस करें तो 2 इंटू में 3/5 इंटू में रूट में 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो ये आगे बेटा आपके पास 2 इंटू में 3/5 इंटू में 4/5। कितना आंसर आ रहा है? 24/25। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 24/25। कितना आ गया रिजल्ट? 0.96, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ गया बेटा आपका आगे कौन सा डाउट है? 14th। द एंगल बिटवीन द लाइंस, द एंगल बिटवीन द लाइंस। क्वेश्चन नंबर 14 आपको जो दिया गया बेटा, दो लाइंस की इक्वेशन आपको दी गई है, x प्लस 1/2 y माइनस 2/5 z प्लस 3/4। फर्स्ट लाइन बेटा ये दी गई है। सेकेंड लाइन की इक्वेशन फिर गिवन आपको, नेगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स, नेगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 2/, चलो y प्लस 2/2 आगे क्या है? ये दो लाइंस की इक्वेशन दी गई है। चलो मैं एक बार थोड़ा सा इसका रिमाइंडर आपको देता हूं, दो लाइंस के बीच में एंगल कैलकुलेट किया कैसे जाता है। देखो एक लाइन आपके पास येगी L1, दूसरी लाइन आपके पास येगी L2। इस लाइन की इक्वेशन आपके पास जो दी गई है दिस वन, वो ये है। अब इस लाइन के पैरेलल वेक्टर आपके पास आ गया ये, इसको ने B1 नाम दे दिया। इस लाइन के पैरेलल वेक्टर आ गया ये B2। मुझे अगर इन दोनों लाइंस के बीच में ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, जो एंगल यहां होगा बेटा वही एंगल यहां सेम बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कभी भी आपको दो लाइंस के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, कभी भी दो लाइंस के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, तो जो एंगल यहां पर होगा वही उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में होगा। तो दो लाइंस के बीच में कभी भी आपको एंगल कैलकुलेट करना है तो आपको उन दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल निकालना होता है। अब ये बताइए, क्या ये फर्स्ट लाइन की जो इक्वेशन आपको दी गई है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या है इसके डीआरस? डायरेक्शन रेशो क्या है इसके? 2:5:4। ये होते हैं आपके पैरेलल वेक्टर के डीआरस। क्या होते हैं ये? पैरेलल वेक्टर के डीआरस या इसी लाइन के डीआरस। क्या ये लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो ध्यान रखना ये बेटा 1 माइनस एक्स ना होके x माइनस 1 होना चाहिए। दैट्स वाई इसमें से आपने नेगेटिव लिया कॉमन, और इसको हमने लिख दिया बेटा y माइनस -2/2। यहां से नेगेटिव लिया कॉमन तो आगे z -3/3।
अब ये आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास है ये है x1 y1 और z1। जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है, ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, -2, 3। एंड डिनोमिनेटर में ये जो आपके पास होते हैं ये पैरेलल वेक्टर के डीआर्स या इसी लाइन के डीआर्स कहे जाते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो बेटा इस लाइन के हमारे पास क्या चल रहे हैं, डीआर्स क्या है इस लाइन के 1:2:3। इसका मतलब ध्यान से देखें तो फर्स्ट लाइन के डीआर्स आपके पास से आगे, सेकेंड लाइन के डीआर से आगे का -1। बेटा नेगेटिव यहां से कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो गया। क्या करूं बताओ बेटा जी, यहां पे ना x, y और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ 1 है, यहां पर नहीं था। ठीक है, सो ध्यान से देखें तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या है हमारे पास, अब दिस इज 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के डीआर से हैं तो वेक्टर क्या बनेगा वो, दिस इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर मुझे इन दोनों लाइंस के बीच में ये एंगल कैलकुलेट करना है तो इन दोनों पैरेलल वेक्टर ये हमारे पास आ चुके हैं, तो एंगल इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करना है बेटा। ध्यान रखना, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। ये हम पहले कर चुके हैं, तो मैं एक रिमाइंडर दे रहा था आपको ये। तो यहां ध्यान रखना, अगर आपको एंगल निकालना है तो cos थीटा क्या यूज करेंगे हम, cos थीटा इज इक्वल टू b1.b2 डिवाइडेड बाय b2 का मैग्नीट्यूड एंड ये मॉड में। तो cos थीटा हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ये दिस डॉट दिस 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इसका बेटा, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड दिस वन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। निकाल लो रिजल्ट अब क्या बन रहा है इसका आंसर। तो cos थीटा बेटा हमारे पास आएगा, डॉट प्रोडक्ट लिया तो दिस इज 2 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 45 एंड रूट ऑफ 14। सिंप्लीफाई करो, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है 24, दिस इज 3√5 एंड √14 कैंसिल आउट किया इसे, तो ये आगे बेटा आपका 8 अपॉन में रूट ऑफ 70। थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जरा ध्यान से देख लो, कितना आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है। प्लीज जिसको नोट करना देख लो एक बार इसको। इसके बाद बताइए बेटा कौन सा डाउट और 15 किसका डाउट है, 15 बोल रहे हैं भाई साहब। अपर लिमिट -x की प्रॉपर्टी लगाएं, लोअर लिमिट 0 है या नहीं। चलो 15 पहले करते हैं पूरा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रल आपको दिया गया 0 to π/4 sin raised to power 4 ओवर sin raised to power 4 प्लस cos raised to power 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं बेटा। लोअर लिमिट 0 है तो आप x को किससे रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट -x, π/2 दी हो ना लिमिट, दिस इज π/2 एंड π/2 बेटा। अपर लिमिट -x से आपने अप्लाई किया इसको, साइन ऑफ प्लस cos raised to power 4 π/2 -x। नेक्स्ट चेंज क्या आएगा इसमें, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा हो गया बेटा ये, डिनोमिनेटर में cos raised to power 4
प्लस साइन रेज़ टू पावर 4, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ऐड कर दे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो बेटा फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दें अगर हम, तो आई प्लस में आई, दिस इज 2i, राइट साइड आ गया 0 to 90 साइन रेज़ टू पावर 4 बाई साइन रेज़ टू पावर 4 प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 एंड साइन रेज़ टू पावर 4 प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1, तो 2i आपके पास आ गया 0 से लेके 90 इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड 1 का इंटीग्रेशन 0 to 90, तो 2i का आंसर आ गया बेटा आपके पास π/2, तो i का आंसर क्या आएगा π/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। इस क्वेश्चन में एक एरर है, ठीक है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग चारों ही इंटरवल पे है। इसमें एक वर्ड ऐड करना है हमने, वो मैं बताया तो अभी वर्ड क्या आएगा, बट पहले देखो जरा, फंक्शन दिया x प्लस कॉट इनवर्स x, फंक्शन आपको दिया गया है x प्लस कॉट इनवर्स x। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव क्या आना चाहिए पॉजिटिव, डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव नेगेटिव। किस इंटरवल के लिए हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब x की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो डिफरेंशिएट अगर इसको हम करें, डेरिवेटिव आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लिया बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव। अब ध्यान से देखें, x का स्क्वायर है ऑलवेज क्या आएगा, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ऐड करें तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्या ये डेरिवेटिव x की किसी भी वैल्यू के लिए नेगेटिव आएगा। अब यहां पर आप x कुछ भी रिप्लेस कीजिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा फॉर एवरी रियल नंबर। आपसे ये पूछा गया है कि ये इंक्रीजिंग कहां पर होगा। अब यहां देखें कि इंक्रीजिंग कहां होगा, तो बेटा यहां पर भी इंक्रीजिंग है, यहां भी इंक्रीजिंग है, यहां भी और यहां भी x जो मर्जी रिप्लेस करें हम। तो मैं इस वर्ड में इसमें चेंज कर देता हूं क्वेश्चन में। उससे पूछा द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, हमने किया द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द लार्जेस्ट इंटरवल, लार्जेस्ट इंटरवल, लार्जेस्ट इंटरवल कौन सा होगा, ए ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट। अदरवाइज ऑप्शन को चेंज करके देनी चाहिए, क्लियर। ऑप्शन हमारे पास फिलहाल यहां पे हम क्या अज्यूम करेंगे, दिस इज ए, और यहां इन द लार्जेस्ट इंटरवल कर रहा हूं मैं इसमें वर्ड ऐड, ओके क्लियर है। और 20 तक, 20 तक डाउट कोई और। हाँ, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा गया द वैल्यू ऑफ द लैम्डा सच दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास अगर हैं दोनों वेक्टर तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर हैं तो ए का डॉट बी के साथ क्या होगा 0। आपने इस वेक्टर का डॉट इसके साथ जब लिया तो बेटा ये आ गया 2 + 2 लैम्डा + 3 = 0, तो लैम्डा कितना आ गया -5/2, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। किसका, अच्छा 19 क्वेश्चन, चलो ये 19 पे आइए। फंक्शन दिया गया फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट डिफाइंड एज दिस वन, दिस इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव है या नहीं कैसे चेक करेंगे हम, 1 1 ऑन टू चेक करना है आपने, तो इसमें 1 1 ऑन टू दोनों चेक करने हैं। इसमें ये फंक्शन आपका ये 1 1 भी और ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव है, ये करके दिखाऊं, कर लिया था, चलो बाइजेक्टिव है, दिस इज ट्रू, ये कंफर्म्ड है ये, ठीक है। फंक्शन f फ्रॉम a टू b सेट टू बी सरजेक्टिव, सरजेक्टिव तब होगा, कब होता है सरजेक्टिव,
मैं आपके सामने एक डायग्राम ले रहा हूं, सपोज ये ए और ये बी सेट, ये x1 है, ये x2, ये y1 है, ये y2। क्या ये फंक्शन सर्जेक्टिव है? सर्जेक्टिव की पहचान क्या होती है, क्या मतलब होता है सर्जेक्टिव का? ये जो बी सेट है ना, बी सेट, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास लाई कर रहे हैं उन सब के लिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्टनर डोमेन में होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट बी सेट के उन सब के लिए अगर उनका पार्टनर ए सेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसे फंक्शन को हमारे पास कहा जाता है सर्जेक्टिव फंक्शन। अब अगर एक एलिमेंट मैंने इसमें y3 और ले लिया और इसका कोई पार्टनर नहीं है इसके अंदर, ये बेचारा रह गया कवारा, तो क्या ये फंक्शन सर्जेक्टिव होगा? नहीं होगा। तो सर्जेक्टिव के लिए जरूरी है इसको यहां से हटाना या इसका कोई पार्टनर ढूंढ के लेकर आना इसमें। ओके, जब कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग उसका पार्टनर डोमेन में होगा, ऐसे फंक्शन को कहते हैं सर्जेक्टिव। अब क्या कह रहे हैं इसमें, इफ फॉर एवरी वाई जो बी सेट में है, जितने भी एलिमेंट बी सेट में उनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एक्स क्या ए सेट में है, क्या दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्जेक्टिव? यस। तो ये भी ट्रू है, राइट, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट ये इसका रीजन नहीं है। इसमें तो बाइजेक्टिविटी के बारे में कह रहा है और यहां क्या कह रहा है वो, तो ये इसका रीजन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी। ओके, क्लियर। इससे नेक्स्ट इन्होंने कहा द स्टेशनरी पॉइंट, प्लीज स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या होता है? आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की वर्किंग करते हो, मैक्सिमम मिनिमम की वर्किंग करते हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हैं। डेरिवेटिव लिया, जीरो रिप्लेस किया और एक्स की वैल्यू निकाली। जो क्रिटिकल वैल्यू आती है उस पर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए। जो क्रिटिकल वैल्यू होती है जिसपे टेंजेंट की स्लोप जीरो के इक्वल होती है, जिसपे डेरिवेटिव जीरो होता है, उसको कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू या स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट का मतलब यह है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो। अब वो कह रहे कि इस फंक्शन द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ दिस एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ई। अगर एक्स इक्वल टू ई हमारे पास इसका स्टेशनरी पॉइंट है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, और अगर जीरो है तो ये स्टेशनरी पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालता हूं, जैसे ये आपको फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, मतलब y आपको दे दिया गया x की पावर x, लॉग लेके जब आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो dy बाई dx क्या आएगा, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, राइट। अब इस डेरिवेटिव की वैल्यू आप इस पॉइंट पे जरा चेक कीजिए जीरो है या नहीं। अगर जीरो है तो क्रिटिकल वैल्यू होगा ये। चलो हम चेक करते हैं इसको, e की पावर e इंटू में 1 प्लस लॉग e, लॉग e का रिजल्ट होता है 1, आपको पता है, तो ये आ गया 1 प्लस 1, तो ये आ गया 2 टाइम्स e रेज़ टू पावर e। क्या जीरो आ रहा है? नहीं। इसका मतलब ये जो पॉइंट आपके पास है दिस इज नॉट द स्टेशनरी पॉइंट, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट पे तो डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं आ रहा, तो ये स्टेटमेंट तो आपके पास फॉल्स हो गई बेटा। ओके, आगे आ जाएं। फॉर द फंक्शन दिस द पॉइंट x इक्वल टू a वेयर f डैश इक्वल टू 0 इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। यस, दिस इज ट्रू। अब ये फॉल्स है, ये ट्रू है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ठीक है जी, चले से आगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो बेटा वो होता है कि जिसके लेफ्ट में और राइट में डेरिवेटिव का साइन ना बदले, लेफ्ट में और राइट में डेरिवेटिव का साइन ना बदले। आमतौर पे जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है उससे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी जीरो होता है। ठीक है, यहां तो क्या चल रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये टर्निंग पॉइंट है, डेरिवेटिव जीरो रखा, तो जो हमारे पास टर्निंग पॉइंट होते हैं वो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, उनमें से कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, हर एक होगा, ये जरूरी नहीं होता ये। ठीक है, इसके बाद 30 तक 27 24 लो जी, क्वेश्चन नंबर 24 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 24, dy बाई डी एक्स ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई प्लस में ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई। तो यहां बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व करना है तो बताइए पहले इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ई रेस टू पावर वाई कॉमन, ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर, राइट। क्या
मल्टीपल में चेंज हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। दिस इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अकॉर्डिंग आ गया dy ओवर e raised to power x plus e raised to power minus x and dx. नाउ इंटीग्रेट किया इसे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस e रेस टू पावर, या बड़ा e रेस टू पावर माइनस वाई, e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x, इंटीग्रेशन इसका e रेस टू पावर माइनस वाई ओवर राइट साइड e रेस टू पावर x माइनस e रेस टू पावर माइनस x प्लस c। किसका डाउट था ये? डन। इससे नेक्स्ट 26 भी है, 26 x रूट 1 प्लस वाई। ओके, डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स। बेटा एक गिवन है 0, प्रूव करना है आपने 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना चाहिए इसमें? जिस फॉर्म में गिवन है उसी फॉर्म में अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें डेरिवेटिव में ये प्योरली इक्वेशन एक्स के टर्म में है। अगर जिस फॉर्म में गिवन है मैं डेरिवेटिव लूंगा तो उसमें एक्स और वाई दोनों आएंगे। तो बेटर है कि पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें। इसको लिया आपने राइट साइड, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर इंटू में दिस इज वाई स्क्वायर इंटू में, और बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ऑल टर्म्स लेफ्ट में लिए हमने, इसको लेफ्ट में लिया बेटा, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। नाउ फैक्टर लिए इसके a प्लस बी इंटू, यहां से एक्स वाई कॉमन, यस पूरे में से कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई, एंड दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। दो का मल्टीपल 0, या तो ये टर्म 0, अदरवाइज एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0, या तो होगा बेटा एक्स वाई के इक्वल, अदरवाइज यहां से आपने कॉमन लिया। अब चेक करो ये पॉसिबल है या नहीं। अगर मैं y और x दोनों सेम रिप्लेस कर दूं तो क्या ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दिस और दिस? नहीं हो रही। अगर मैं y को x रखूंगा तो ये आएगा x रूट 1 प्लस एक्स, यहाँ क्या आ रहा है माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स, सेम तो नहीं आ रही कंडीशन, तो दिस इज नॉट वैलिड। यहां से y आपने कॉमन लिया था, x को लिया राइट साइड, एंड y आगे बढ़ा माइनस में x ओवर 1 प्लस एक्स। अब डिफरेंशिएट कीजिए, डेरिवेटिव लेंगे तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो मैं डेरिवेटिव लेता हूं क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा डेरिवेटिव बेटा? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर सेम, माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का 1, होल अपॉन 1 प्लस एक्स का। अब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स से एक्स कैंसिल आउट, 1 को लेफ्ट में ले लीजिए, फाइनली आपका रिजल्ट आ गया बेटा। ठीक है, नोट कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 27, A and B throw a coin alternately turn by turn. Whoever gets heads first wins.
फाइंड द रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स अ गेम। ए और बी दोनों 1 बाय 1 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। वो पर्सन जो हमारे पास फर्स्ट टाइम हेड थ्रो करेगा वो पर्सन विनर होगा। अब ये कब तक हमारे पास गेम चलती रही ये नहीं पता बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बेटा, पहले ए ने कॉइन को टॉस किया, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, ऐसे कंटिन्यू जब तक कि हमारे पास हेड अपीयर नहीं होगा। अब पता नहीं हो सकता है सुबह बैठे शाम होगी हेड नहीं है, हर बार टेल ही आ रहा है, पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड अपीयर हो, इसको मैंने इवेंट नाम दे दिया बेटा, चांसेस 1/2। हेड अपीयर ना हो उसके चांसेस। नाउ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एज विनिंग, ए के पास कौन कौन से ट्रायल्स हैं। फर्स्ट ट्रायल में या तो विन कर सकते हैं, फर्स्ट में नहीं करेगा तो किस में करेगा, अदरवाइज कहां तक, नो लिमिट। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ एज विनिंग, या तो ए विनर होगा हमारे पास और फर्स्ट ट्रायल में विन कर गया फर्स्ट थ्रो, फर्स्ट में नहीं करेगा तो एज विनिंग इन थर्ड थ्रो, अदरवाइज ही कैन विन इन द फिफ्थ थ्रो। कहां तक पता नहीं बेटा। अब पहली ट्रायल में ही विन कर गया, कॉइन को टॉस किया, टॉस करते ही हेड आ गया, बी की टर्न ही नहीं आई, क्या चांस है हेड आए, 1/2। फर्स्ट में नहीं विन करेगा तो किस में करेगा, बट थर्ड ट्रायल, सेकंड में तो नहीं करेगा, सेकंड तो बी के पास है ना, फर्स्ट में नहीं करेगा तो थर्ड में करेगा। अब थर्ड ट्रायल तो तभी आएगी जब ए की ट्रायल फेल होगी फर्स्ट और बी की ट्रायल भी फेल हो गई, फेल हो गई मतलब हेड नहीं आया, क्या आया फिर, टेल। तो टेल आया फर्स्ट ट्रायल पे, चांसेस क्या होंगे, सेकंड पे टेल आया, ये टेल के चांसेस, ये टेल के चांसेस, एंड उसके बाद ए ने ट्राई किया, ही विंस, क्या चांसेस हैं, टेल टेल और या पॉसिबल है। थर्ड में नहीं विन करेगा तो किस में करेगा, फिफ्थ के लिए क्या जरूरी होगा, पहली 4 ट्रायल्स फेल, तो फर्स्ट ट्रायल फेल उसके चांसेस, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, सेम बेटा ये आपके पास आ गया टेल के चांसेस, टेल 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 एंड टेल, नाउ राइट। अब चेक कीजिए बेटा, ये 1/2 है, ये दिस इज 1/2 रेज टू पावर 3, दिस इज 1/2 रेज टू पावर 5, कहां तक, जीपी है या नहीं, दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस, इनफाइनाइट जीपी का सम किसके इक्वल होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो बेटा ये आ गया आपके पास ए ओवर 1 माइनस आर, दिस इज 1/2 ओवर, द आंसर इज, तो ए की प्रोबेबिलिटी बेटा आपके पास विन करने के चांसेस ए की क्या है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एज विनिंग, गेम में 2 ही पर्सन है, या तो ए विनर होगा, ए नहीं होगा तो कंफर्म बी इज अ विनर, 100% श्योर। ए के चांसेस कितने थे, तो यहां से हम बी के चांसेस कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी इज विनिंग दैट इज इक्वल टू 1/3, राइट। नोट कर लो बेटा इसको। कौन सा नेक्स्ट बेटा, 35 तक डाउट कोई और, 32, क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व -2 से 3, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 32, y गिवन आपको 1 प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू बेटा -2, एक्स इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। अब
ऐसे केस में कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि सर इसका हमने डायग्राम कैसे बनाना है, कैसे जाएगा। तो हमेशा मॉड पे बेस कोई भी केस हो तो मॉड को आपने सबसे पहले एलिमिनेट करना है और इस फंक्शन को रीडिफाइन करना है, मतलब बिना मॉड के दिखाना है इसको। तो जब भी आप मॉड यहां से रिमूव करेंगे तो एक बार बेटा आपके पास साइन होगा चेंज, एक बार साइन होगा सेम। आपको पता है कि ये वैल्यू ऑलवेज हमारे पास जो है, ध्यान से देखना, ये क्वांटिटी आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव आनी चाहिए। अब अगर ये वैल्यू वैसे ही पॉजिटिव है बिना मॉड के तो हमें मॉड की जरूरत ही नहीं है। ये कंडीशन आपने तब यूज करनी है जब यहां पर आपके पास जो है 1 + x क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर 1 + x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इंटू में नेगेटिव क्या होगा, ये तब यूज होगा जब 1 + x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, यानी 0 से लेस देन। एंड 0 क्या होता है, न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उसको किस में लें, दोनों में इंक्लूड कर लो, दिस इज बेटर। अब इसके बेसिस पे आपने बनाना है इसका डायग्राम। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया बेटा, ब्रैकेट ओपन किया और इसे एडलेस किया तो ये आ गया -x एंड दिस इज x + 2। 1 को लिया राइट साइड तो x लेस देन और इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब दो सिचुएशन होगी, एक बार आप लेंगे y इज इक्वल टू -x और एक बार आप यूज करेंगे y किसके इक्वल, यहां पर x की वैल्यू क्या होगी बेटा, -1 या उससे लेस देन, यहां x की वैल्यू -1 या उससे ग्रेटर। इसी के बेसिस पे इसका ग्राफ हमारे पास ड्रॉ किया जाएगा बेटा। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है बट x की कुछ लिमिटेड वैल्यूज के लिए, इसमें x की लिमिटेड वैल्यू सिर्फ ये वाली परमिटेड है, ध्यान रखना। आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको 2 पॉइंट चाहिए इसके लिए, 2 पॉइंट जो भी लेने हैं वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लेने हैं। यहां 2 पॉइंट जो भी लेने हैं वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लेने हैं। तो एक एक्स वैल्यू हमने यूज की यहां -1 और एक -1 से लेस देन, लाइक -3, -1 यहां रखा दो, -3 रखा दो। तो पॉइंट्स क्या बन गए इसके, -1, -1, -3, 3। यहां पॉइंट्स आपने लिए कि एक्स वैल्यू -1 और -1 से ग्रेटर, लाइक मैंने लिया 0, -1 रखा तो बेटा y 1, 0 रखा तो y की वैल्यू पॉइंट -1, 1 एंड लो जी इसका ग्राफ अब 0, 1, 2, 3, 4, दिस इज -1, -2, -3, या बेटा 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स लें अगर इससे हम, तो -1, -1 एंड -3, -3, -1, -3, -3। लो जी ये आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, इन दो को ज्वाइन किया, सिमिलरली -1, 1 एक ये पॉइंट था आपका, अनदर पॉइंट इज 0, 2। ठीक है जी। अब एरिया जो कैलकुलेट करना है -2 और 3 के बिटवीन निकालना है। x की वैल्यू बेटा -2, अगर हम ध्यान से देखें तो x की वैल्यू -2, ये रही x की वैल्यू -2, 3, दिस वन, दोनों लाइंस कहां पे मीट कर रही हैं, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने। और अब जो एरिया कैलकुलेट करना है वो ध्यान से देखें कि एरिया हमारे पास कौन सा है। एरिया तो ये निकालना है आपने, दूसरा एरिया जो आपने कैलकुलेट करना है वो ध्यान से देखिए, वो ये है और ये है। जो फर्स्ट एरिया आपके पास है वो इस लाइन के अंडर है और आगे का सारा एरिया इस लाइन के अंडर आ रहा है। तो जो एरिया की कैलकुलेशन आपने करनी है बेटा, एरिया पहले -2 से -1 इससे इंटीग्रेट किया, उसके बाद -1 से लेकर 3 तक इसको इंटीग्रेट किया। नाउ इंटीग्रेट कीजिए और इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर लो बेटा। इसके बाद क्या आ रहा है, इंटीग्रेट किया -x²/2, दिस इज -2 to -1, यहां के बेटा x²/2 + 2x फ्रॉम -1 to अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट 9/2 + 6 माइनस लोअर लिमिट 1/2 - 2 एडलेस कर लो, आंसर आ जाएगा। जब आप ये वर्किंग करेंगे तो एक ध्यान रहे कि आपको dx भी यहाँ शो करना होता है। यहाँ पे आपने लाइंस ड्रॉ कर देनी है लाइक दिस वन, और ये क्या होगा, दिस इज dx। ये जो आपके पास है क्या होता है dx, इन दोनों लाइंस के बीच का जो गैप होता है ये dx होता है, ठीक है। हो गया बेटा। इसके बाद 33, ध्यान से देखें, इसमें रिलेशन आर कौन से सेट पे दिया है, जेड का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। ए और बी की वैल्यूज आपने इंटीजर्स के सेट में से लेनी है, मतलब कि इस सेट में से लेनी है। ये है ए और बी की वैल्यूज, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। अब रिलेशन क्या दिया गया, मॉड ऑफ ए माइनस बी स्मॉलर देन इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया बेटा, रिलेशन आपको दिया गया ए और बी के बिटवीन, लाइक मॉड ऑफ ए माइनस बी 5 और 5 से लेस देन, और सेट कौन सा दिया गया आपको, जेड। इंटीजर्स के सेट में से आपने ए और बी की वैल्यूज लेनी है बेटा जी। चलो जी, ये रहा। और रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं हम सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए यहाँ पे बेटा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट जेड, क्या x, x रिलेशन में आएगा, मीन्स अगर a और b दोनों को हम x से रिप्लेस करते हैं तो मॉड ऑफ x माइनस x, क्या ये 5 से लेस देन होगा, यस। तो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आप x कुछ भी रिप्लेस कीजिए, कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई करेगी। सिमेट्रिक के लिए अगर हम नोटिस करें, फॉर सिमेट्रिक के लिए अगर हम नोटिस करें, फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर x y के साथ रिलेटेड है देन y भी x के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अब यहां रिजल्ट आ रहा है बेटा, x, y बिलोंग्स टू r, व्हाट डज इट मीन, मॉड ऑफ x माइनस वाई किससे लेस देन। अब अगर y, x रिलेशन में आएगा तो यही हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, मॉड ऑफ y माइनस एक्स। क्या इससे वो रिजल्ट राइज होगा, यस होगा। देखो इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया आपने, तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स, ऐसे इसी टर्म को चेंज करके ऐसे लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट वन अगर आप नोटिस करें, इसमें दिस इज मॉड ऑफ y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि मॉड में बेटा आपके पास जो है, मॉड में आपके पास a गिवन हो या मॉड में माइनस a गिवन हो, बोथ विल बी सेम, दोनों सेम होंगे ना, इसलिए नेगेटिव साइन आपने रिमूव कर दिया। अब यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है, y, x बिलोंग्स टू r, स्टार्ट कहां से किया था, मॉड ऑफ x माइनस वाई 5 से लेस देन था, नेगेटिव इसमें से कॉमन लिया तो ऐसे लिख दिया। अब नेगेटिव आप इस कंडीशन को यूज करते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप, ओके। तो क्या सिमेट्रिक होगा, यस सर सिमेट्रिक तो है ये। और ट्रांजिटिव चेक करें हम। ट्रांजिटिव के लिए जब आपको रिलेशन ये दिया हुआ है a, b बिलोंग्स टू r, ध्यान से देखिए बेटा, a, b मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 5, तो ट्रांजिटिव की वर्किंग अगर हम नोटिस करें, फॉर एवरी x, y एंड z बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, इफ अगर x, y रिलेशन में है, y, z रिलेशन में है, देन x, z, इसको चेक करने की ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, ये नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी, x, y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है कि मॉड ऑफ x माइनस वाई किससे लेस देन हो,
y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि y और z का डिफरेंस उसका मॉड 5 से लेस देन हो, और x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होना चाहिए फिर, x माइनस जेड का जो मॉड है वो 5 या 5 से लेस देन हो, बट ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं एक्स वाई जेड के ऐसे। लाइक मान लो मैंने एक कंडीशन यहाँ पे ली, x लिया मैंने 1, y ले लिया सपोज 5 और z ले लिया सपोज 9। 1 और 5 का डिफरेंस लिया तो क्या बनेगा, x रखो 1 ये 5, मॉड ऑफ -4 क्या 5 से लेस देन है, यस 4 आएगा ये। यहां चेक करें तो 5 - 9 का मॉड, y को रखा यहाँ 5, z को रखा 9, तो ये आ गया मॉड ऑफ -4, ये भी 5 से लेस देन है। अब इसका और इसका डिफरेंस जरा चेक कीजिए, क्या उसको कर रहा है रिजल्ट, 1 - 9 इसका मॉड क्या 5 से लेस देन है, 5 से लेस देन तो नहीं है ये, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बताया, 33 था ये। इसके बाद मत बनाओ। हाँ, नई फोटो क्लियर तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, परमात्मा ने दिमाग इतना अच्छा दिया है, दिमाग चलाओ यार, क्वेश्चन भी तो पढ़ रहे हो कुछ। क्या कहा गया इसमें देखो, the flight path of two airplanes in a flight simulator game are shown here. The coordinates of the airports P, Q are given. Airplane from P to Q and 2 is layover and then flies to Q. एक ने P से Q की तरफ डायरेक्ट मूव किया हमारे पास, और दूसरे ने क्या कहा गया, दैट हैज ए लेओवर एट R एंड देन फ्लाइज टू Q। ठीक है, द पाथ ऑफ एयरप्लेन 2 फ्रॉम P टू R कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर दिस। कह रहा P से लेके R तक का जो वेक्टर आपको दे दिया गया, रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर 5i + j - 2k कैप, राइट, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q आपको दे दिया गया, P के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए बेटा दिस इज -2, 1, 3, एंड Q के कोऑर्डिनेट दे दिए गए आपको 3, 4, -1। ओके, अब क्या कहा गया, फाइंड द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द फ्लाइट पाथ फ्रॉम ऑफ एयरप्लेन 1। एयरप्लेन 1 के बारे में क्या कहा गया, फ्लाइज डायरेक्टली फ्रॉम P टू Q, वो P से Q की तरफ गया है। उसने क्या पूछा है, वो वेक्टर बताइए जो फ्लाइट पाथ ऑफ एयरप्लेन 1 का बताएगा। तो यानी कि पी क्यू वेक्टर निकालना है फर्स्ट पार्ट में, कैसे निकालेंगे हम, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर सिंपली। सेकंड क्या कह रहा है, द वेक्टर रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ एयरप्लेन 2 फ्रॉम आर टू क्यू, तो फ्रॉम आर टू क्यू क्लियर बताया गया है, तो आर क्यू वेक्टर आपने कैलकुलेट करना है, राइट। तीसरा क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्लाइट पाथ ऑफ द एयरप्लेन 1 एंड द एयरप्लेन 2 जस्ट आफ्टर टेक ऑफ, एंगल बिटवीन, राइट। तो यहां पे हमारे पास जो है इन दोनों बीच में आपने एंगल कैलकुलेट करना है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, अगर ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है तो कैसे निकालेंगे हम, cos थीटा ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। किसका डाउट था ये, बस फोटो पे ध्यान था, क्वेश्चन में क्या लिखा हो नहीं देख रहा, नीचे हो रहा है। अच्छा चलो इस पे भी आ जाते हैं हम। इसमें क्या कहा गया, कंसीडर द एयरप्लेन 1 स्टार्टेड द फ्लाइट विद ए फुल फ्यूल टैंक, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर 1/3 ऑफ द फ्यूल रन्स आउट इफ द एंटायर फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर द फ्लाइट। देखो एयरप्लेन 1 ने पी से क्यू की तरफ मूव किया था, राइट,
ये क्या मान लो P से लेके Q की तरफ, और P और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए बताना, P के कोऑर्डिनेट क्या थे, बोलो यार। P के कोऑर्डिनेट क्या है 3 एंड Q के -1। अब P से Q की तरफ एयरप्लेन 1 ने मूव की है। क्वेश्चन में क्या गया है कि P से Q तक के जितना उसने फ्यूल हमारे पास टैंक में डाला था, जब उस फ्यूल का 1/3 यूज हो गया तो उसकी पोजीशन कहां थी। मान लो एक एवरेज स्पीड से वो चल रहा है, तो 1/3 का मतलब कि यहां से लेके यहां तक का जब उसका 1/3 का डिस्टेंस कवर हो गया, मैं इसको M नाम दे रहा हूं एक मिनट के लिए, यहां से लेके यहां तक ये 1/3 है, तो आगे कितना बचेगा, ये अगर 1/3 है तो बड़ा ये 2/3। आपने कह रहा है कि 1/3 फ्यूल ओवर हो जाने के बाद उसकी पोजीशन जहां पे थी उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। रीड करो, कंसीडर द एयरप्लेन 1 स्टार्टेड द फ्लाइट विद ए फुल फ्यूल टैंक, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर 1/3 ऑफ द फ्यूल रन्स आउट। यहां पे 1/3 ओवर हो गया, तो यहां पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, राइट, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब दिस और दिस की रेशियो कितनी है, क्या P के कोऑर्डिनेट है, Q के कोऑर्डिनेट है, मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेक्शन फार्मूला। पोजीशन वेक्टर निकालना है तो बेटा ये वेक्टर हम बताते हैं, ये वेक्टर बताते हैं, रेशियो गिवन तो सेक्शन फार्मूला से निकालो M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो अगर मान लो कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B है, तो अकॉर्डिंगली बेटा M पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा फिर 1 इंटू में दिस 2 इंटू में दिस, यानी 2A प्लस B डिवाइडेड बाय 3। ये करना है हमने, ठीक है, चले से आगे। और कोई डाउट है इसमें, 38। आइए, इस साल ऐसा क्वेश्चन आने का चांस बना हुआ है, मैक्सिमम का ऐसा क्वेश्चन आने का चांस बना, केस स्टडी में आएगा, ये जरूरी नहीं है, और आएगा ये भी जरूरी है, बट चांसेस ज्यादा हैं इसके इस पर, ठीक है। ए मोबाइल कंपनी इन ए टाउन हैज 500 सब्सक्राइबर ऑन इट्स लिस्ट। कितने हैं सब्सक्राइबर हैं 500, एंड कलेक्ट फिक्स चार्ज ₹300 पर सब्सक्राइबर पर ईयर। हर साल कितने का रिचार्ज होता है 300 का। 500 सब्सक्राइबर हैं, एक पर्सन 300 पे कर रहा है, तो टोटल कलेक्शन कितनी होगी हमारी 1,50,000। कितनी कलेक्शन होगी। अब द कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज द एनुअल सब्सक्रिप्शन, कंपनी proposes to increase the annual subscription and it is believed that for every increase of ₹1, ₹1 इंक्रीज करने से एक सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू कर देगा। मान लो अभी आपके सब्सक्राइबर है 500 और जो चार्जेस है कितने हैं वो ऐसे ही चल रहा है। ये चार्जेस आपने जब इंक्रीज कर दिए ₹1 से, तो यहां सब्सक्राइबर कितने रह गए ₹1, फिर इंक्रीज कर दिया तो एक सब्सक्राइबर और डिसकंटिन्यू कर गया। एक सब्सक्राइबर फिर अमाउंट आपने इंक्रीज किया तो एक ने वो डिसकंटिन्यू कर दिया, बट कलेक्शन ओवरऑल बढ़ रही है। इससे सब्सक्राइबर जरूर कम हो रहे हैं बट कलेक्शन बढ़ रही है, राइट। और वो कह रहा है कि कितना इंक्रीज करें, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द मोबाइल कंपनी इंक्रीज ₹X, इतना अमाउंट आपने इंक्रीज किया, देन ऑब्टेन द फंक्शन RX विच रिप्रेजेंट द अर्निंग ऑफ द कंपनी। एक बात बताओ कितना अमाउंट इंक्रीज किया है। इफ द मोबाइल कंपनी इंक्रीज X रुपीज इंक्रीज किए, मान लो X वैल्यू 7 है, आपने 300 में कितने रुपीज इंक्रीज किए ₹7, कितने ₹7, तो यहां 7 सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। अगर मैं X अमाउंट इंक्रीज करूंगा तो X सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू कर जाएंगे। तो यहां पर अगर मान लो कि ये आपका अमाउंट, ये जो रेट जो 300 था ये इंक्रीज करके आपका 300 प्लस X हो गया, तो यहां पे कितने सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू कर गए हैं X, कितने रह गए फिर, इतने सब्सक्राइबर्स आपके पास हैं, और दिस इज अमाउंट जो एक सब्सक्राइबर को पे करना है। तो कलेक्शन कितनी होगी फिर दिस इंटू में दिस, वो कलेक्शन आपकी हमारे पास बताएगी इसमें अगर आपके चार्जेस 300 थे तो कितने सब्सक्राइबर चल रहे हैं हमारे पास, दैट इज 500,
जब आपने इस अमाउंट को इंक्रीज किया x से, तो x सब्सक्राइबर आपके डिसकंटिन्यू कर चुके हैं। तो रिवेन्यू अगर हम देखें, यानी टोटल कलेक्शन आपकी कितनी है, रिवेन्यू, एक पर्सन आपको इतना अमाउंट पे करा, तो इतने सब्सक्राइबर कितना पे करेंगे हम, 300 प्लस x इंटू में, दिस इज द टोटल अर्निंग। अब इस अर्निंग के बारे में क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, क्या पूछा, सेम द मोबाइल कंपनी इंक्रीज रुपीज x देन ऑब्टेन द फंक्शन rx। फंक्शन आ गया हमारा, आगे क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड r डैश x, r का डेरिवेटिव निकालना है। तो r का डेरिवेटिव लगाओ प्रोडक्ट टूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन सेम, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट, कितना आ गया बेटा ये, 200 माइनस 2x, ये आ गया डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, व्हाट इंक्रीज विल ब्रिंग मैक्सिमम अर्निंग, कितना इंक्रीमेंट करें, कितनी इंक्रीज करें हम सब अमाउंट में कि जिससे अर्निंग आपकी मैक्सिमम हो। यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्लियर मैसेज दे दिया उसने। तो बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल चुके हो, क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको 0 रखा जाता है, यहां से एक्स वैल्यू कितनी आ गई। अब इस पे चेक करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, r डैश एक्स अगर आपके पास ये है 200 माइनस 2x, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ये आ गया -2, एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एट द क्रिटिकल पॉइंट, एट दिस वैल्यू मैक्सिमम है या नहीं फंक्शन, यस, यानी कि 100 रुपीज का इंक्रीमेंट करने से आपकी टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम निकलेगी। यानी 100 रुपए बढ़ा दो, चाहे 100 सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू कर जाए, कलेक्शन विल बी मैक्सिमम। ओके, कलेक्शन विल बी, नोट डाउन।